नमस्कार। हम बात कर रहे थे सामाजिक समूह की। इसी के अंतर्गत हम अब बात करेंगे प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह की। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्राथमिक समूह की। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। चार्ल्स कूले ने उस समूह को प्राथमिक समूह के नाम से पुकारा जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हों, अर्थात सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हों। इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य तथा सदैव मिलने वाले लोग आते हैं। चार्ल्स कूले ने सर्वप्रथम खेल कूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु ही प्राथमिक समूह शब्द को काम में लिया। आपने इन समूह को प्राथमिक समूह इसलिए कहा क्योंकि महत्व एवं प्रभाव की दृष्टि से ये व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक हैं। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कूले ने लिखा है कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग हैं। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं, परंतु मुख्यतः इस बात में है कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। घनिष्ठ संबंधों का परिणाम यह होता है कि एक सामान्य संपूर्णता में व्यक्तिगताओं का इस प्रकार एकीकरण हो जाता है जिससे प्राय कई प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अहम समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के वर्णन के लिए अति सरल विधि हम कहना है, क्योंकि यह अपने में उस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एकात्मीकरण को समाविष्ट करता है जिसके लिए हम ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। चार्ल्स कूले की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंधों तथा हम की भावना का पाया जाना आवश्यक है। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं हम की भावना, आमने सामने के संबंध, वैयक्तिक संबंध, संपूर्ण संबंध, संबंधों की अवधि और घनिष्ठ संबंध। किंग्सले डेविस व फेरिस को कूले की परिभाषा में वर्णित हम की भावना व आमने सामने के संबंध दोनों विशेषताओं पर आपत्ति है। उनका मानना है कि कई बार आमने सामने के संबंध होते हुए भी प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं हो पाता। उसी प्रकार हम की भावना भी प्राथमिक समूह में ही नहीं द्वितीयक समूह में भी होती है। डेविस उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सेना का एक सिपाही किसी अफसर को आमने सामने होकर सलाम करता है, किंतु उनमें मात्र औपचारिक संबंध हैं। उसी भांति सेना का एक सिपाही किसी लड़की से प्रेम संबंधों से प्रेरित होकर पत्र व्यवहार करता है तो उसमें प्राथमिक संबंध तो निश्चित होंगे, उसके उपरांत भी आमने सामने के संबंध नहीं है। लेकिन कूले ने इसके अतिरिक्त भी 4 विशेषताएं और बताई हैं, जैसे वैयक्तिक संबंध, संपूर्ण संबंध, संबंधों की अवधि व घनिष्ठ संबंध जिन्हें प्राथमिक समूह के लिए आवश्यक माना गया है। लुंडबर्ग प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य 2 या 2 से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। इस परिभाषा में प्राथमिक समूह के लिए लघु आकार, संबंधों की घनिष्ठता, सहभागिता एवं वैयक्तिकता पर जोर दिया है। इसी तरह फेयरचाइल्ड लिखते हैं कि एक प्राथमिक समूह का जिसमें 2 या 2 से अधिक अर्थात 50-60 लोगों के साथ एक छोटी संख्या के अपेक्षाकृत अधिक लंबे
समय तक चलने वाले आमने सामने के संबंधों में किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं, वरन केवल एक व्यक्ति के रूप में, न कि विशिष्ट कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों या संगठनों के नियुक्तों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस परिभाषा में फेयरचाइल्ड ने सदस्यों की कम संख्या, घनिष्ठ एवं स्थिर संबंध, आमने सामने के संबंध एवं संबंधों की संपूर्णता को प्राथमिक समूह की विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। इसी तरह जिसबर्ट लिखते हैं कि प्राथमिक समूह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है, जिसमें सदस्य तुरंत एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। किम्बाल यंग लिखते हैं कि प्राथमिक समूह में परस्पर घनिष्ठ आमने सामने के संपर्क होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्र बिंदु हैं जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। एलेक्स इंकल्स के अनुसार प्राथमिक समूह में सदस्यों के संबंध भी प्राथमिक होते हैं, जिनमें व्यक्तियों में आमने सामने के संबंध होते हैं तथा सहयोग और सहवास की भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि व्यक्तियों का अहम हम की भावना में बदल जाता है। मैकाइवर और पेज ने प्राथमिक समूह के संबंध में लिखा है कि सबसे सरल, सर्वप्रथम तथा साहचर्य के सभी स्वरूपों में सार्वभौमिक समूह वह है जिसमें कि थोड़ी संख्या में लोग संगति के लिए आमने सामने मिलते हैं, पारस्परिक रूप से एक दूसरे की सहायता करते हैं, उस प्रश्न पर विचार करते हैं जो सबसे संबंधित है, अथवा किसी सामान्य नीति की खोज करते हैं या उसे क्रियान्वित करते हैं। यह आमने सामने का समूह सभी संगठनों में केंद्र के रूप में होता है। यह किसी न किसी रूप में सभी जटिल व्यवस्थाओं में पाया जाता है। ब्रूम तथा सेल्ज़िक ने प्राथमिक समूह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि एक समूह प्राथमिक वहाँ तक है जहाँ तक वे प्राथमिक संबंधों पर आधारित है। जहाँ व्यक्ति कुछ समय तक घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हों या काम करते हों, वहाँ साधारणतः प्राथमिक संबंधों पर आधारित समूह उभरते हैं। परिवार, क्रीड़ा समूह तथा पड़ोस प्राथमिक समूह के विकास की समुचित दिशाएं प्रस्तुत करते हैं। अब हम प्राथमिक समूह के कुछ उदाहरण लेते हैं। कूले ने परिवार, क्रीड़ा समूह व पड़ोस को प्राथमिक समूह माना है। मैकाइवर पेज ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति परिषद आदि को इस श्रेणी में रखा है। और प्रोफेसर डेविस ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव तथा कार्य करने वाले समूहों को प्राथमिक समूह में रखा है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी समूह के प्राथमिक समूह कहलाने के लिए भौतिक एवं आंतरिक विशेषताओं का होना आवश्यक है। हम प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताओं का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम भौतिक विशेषताओं पर विचार करेंगे। प्राथमिक समूह की जो भौतिक विशेषताएं हैं वो हैं 3 प्रमुख हैं। इनमें पहला है शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूह के लिए प्रोफेसर डेविस शारीरिक समीपता को महत्व देते हैं ताकि व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके। व्यक्ति के एक दूसरे के निकट होने के साथ साथ उठने बैठने, खाने पीने तथा साथ साथ बातचीत करने में भी उसके विचारों तथा भावनाओं का सरलता से आदान प्रदान हो जाता है। निकट संपर्क से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है तथा एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति एवं सहयोग पनपते हैं। शारीरिक निकटता प्राथमिक समूह का निर्माण का अवसर प्रदान करती है, लेकिन अवसर का लाभ उठाना संभव हो सकेगा या नहीं, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। दूसरा, समूह का लघु आकार। समूह जितना छोटा होगा, सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता होगी। यदि समूह का आकार बड़ा है तो उसके सभी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, उनमें अंतःक्रिया की मात्रा कम होगी। समूह के बड़े आकार का होने पर व्यक्ति इसकी एक इकाई मात्र बनकर रह जाता है। विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उसका महत्व घट जाता है।
तथा ऐसा समूह एक औपचारिक संगठन ही रह जाता है। इसके अलावा तीसरा है संबंधों की अवधि। संबंधों की अवधि का घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध पाया जाता है। संबंधों का काल जितना लंबा होगा, साधारणतः उतनी ही अधिक मात्रा में घनिष्ठता के बढ़ने की संभावना रहती है। संबंधों में घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक समीपता, समूह का छोटा आकार तथा संबंधों की लंबी अवधि का होना आवश्यक है। इन तीन विशेषताओं के एक साथ होने पर प्राथमिक समूह का विकास सरलता से हो जाता है। प्रोफेसर डेविस ने लिखा है कि भौतिक निकटता, छोटा आकार और लंबी अवधि घनिष्ठ संबंध के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल स्थितियां हैं। अब हम बात करते हैं प्राथमिक समूह के आंतरिक विशेषताओं की। इसमें सर्वप्रथम लेते हैं हम उद्देश्यों की समानता। एक प्राथमिक समूह में सदस्यों की इच्छाएं तथा प्रवृत्तियां प्राय समान होती हैं। इसी कारण वे साथ साथ रहते हुए समान उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। वे संसार को एक ही दृष्टि से देखते हैं। दो मित्रों के प्राय एक से दृष्टिकोण पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य दूसरे के हित को अपना उद्देश्य बना लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दूसरे के हित में कार्य करता है। यहाँ एक के उद्देश्य दूसरे के उद्देश्य बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में एक माता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए अपने स्वयं के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं करती है, कई बार अपना स्वास्थ्य तक बिगाड़ लेती है। उसका ऐसा करने का कारण यह है कि वह बच्चे के सुख दुख को ही अपना सुख दुख समझती है। तो जब उद्देश्य समान होंगे तभी प्राथमिक समूह का निर्माण होता है। एक से उद्देश्य रखने वाले व्यक्तियों का एक समूह बनता है जो प्राथमिक समूह का निर्माण करते हैं। दूसरा है संबंध स्वयं सिद्ध होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ अथवा किसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते हैं। यहाँ संबंध स्वयं ही अपने आप में साध्य या लक्ष्य होते हैं। प्राथमिक संबंधों में इतनी घनिष्ठता पाई जाती है कि ऐसे संबंधों में बंधने वाले व्यक्ति एक दूसरे के बिना रहना प्राय कठिन समझते हैं। मित्रों में एक छोटे समूह अथवा एक परिवार में सदस्यों के आपसी संबंध ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये संबंध स्वयं साध्य हैं, किसी उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र नहीं है। प्राथमिक समूह की सदस्यता इसलिए ग्रहण नहीं की जाती कि उससे किसी लाभ या स्वार्थ की पूर्ति होगी। ऐसे समूह का उद्देश्य तो प्राथमिक संबंध स्थापित करना ही होता है। डेविस ने लिखा है कि यह संबंध संविदा, आर्थिक लाभ अथवा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत, आत्मिक, भावात्मक व अपने आप में पूर्ण होते हैं। इसके अलावा संबंध वैयक्तिक होते हैं। प्राथमिक समूह में पाए जाने वाले संबंध वैयक्तिक प्रकार के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। जैसे माता पिता तथा बच्चों में, भाई भाई अथवा भाई बहन में तथा मित्रों में वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। प्रोफेसर डेविस ने बताया कि एक नवीन वैयक्तिक संबंध स्थापित किया जा सकता है, एक पुराना वैयक्तिक संबंध समाप्त किया जा सकता है। संभवतः वह चालक शक्ति जिसने संबंध को प्रारंभ करवाया था दूसरे को प्रेरणा दे सकती है, लेकिन एक ही संबंध में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे की प्रतिस्थापना नहीं की जा सकती। इसके विपरीत एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकने वाला संबंध अवैयक्तिक संबंध है। एक स्कूल, दफ्तर अथवा फैक्ट्री में कार्य करने वालों के संबंध अवैयक्तिक प्रकार के होते हैं। वहाँ एक व्यक्ति का स्थान दूसरा आसानी से ले सकता है। हम ग्राहक के रूप में कोई वस्तु किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। हमारे लिए वस्तु का महत्व है, न कि दुकानदार का। लेकिन वैयक्तिक संबंध में व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में महत्व पाया जाता है। यहाँ किसी का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। अगला, संबंध संपूर्ण होते हैं।
प्राथमिक संबंध में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। ऐसे संबंध में व्यक्ति के जीवन का केवल एक पहलू नहीं आता, बल्कि व्यक्ति अपनी संपूर्णता के साथ इसमें भाग लेता है। प्राथमिक संबंध में बनने वाले व्यक्ति दीर्घ काल से चले आ रहे परिचय तथा घनिष्ठ संपर्क के कारण एक दूसरे को पूरी तरह जानते हैं। एक डॉक्टर का मरीज के साथ तथा शिक्षक का अपने विद्यार्थी के साथ पाया जाने वाला संबंध जीवन के एक पहलू से संबंधित संबंध है। डॉक्टर मरीज को बीमारी से मुक्त करना तथा शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षित करना चाहता है। इन संबंधों में संपूर्णता नहीं पाई जाती, परंतु एक मित्र दूसरे मित्र के जीवन में किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं होता, वह तो उसके संपूर्ण जीवन में रुचि लेता है, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, पारिवारिक जीवन सभी में। अतः यहाँ संबंध संपूर्णता पाई जाती है। प्राथमिक संबंधों की महत्वपूर्ण विशेषता संबंधों की यह संपूर्णता ही है। जहाँ ऐसे संबंध पाए जाते हैं वहाँ व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में प्रवेश कर लेता है। संबंध का स्वतः विकास। प्राथमिक संबंध स्वतः स्वामित्व रूप से बनते हैं। इनके लिए किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। कोई किसी को मित्र बनाने, किसी से प्रेम करने, किसी के प्रति स्नेह अथवा श्रद्धा रखने को बाध्य नहीं कर सकता। प्राथमिक संबंध तो ऐच्छिक प्रकार के होते हैं, किसी को उकसाने से ऐसे संबंध स्थापित नहीं होते। ये संबंध तो व्यक्ति की स्वयं की इच्छा से ही बनते हैं और स्वतः ही विकसित होते हैं। प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति। संबंधों की संपूर्णता एवं घनिष्ठता के कारण व्यक्ति का अस्तित्व साधारणतः प्राथमिक समूह में विलीन हो जाता है। प्राथमिक संबंधों के कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ ऐसा बंधा रहता है कि वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो समूह के अन्य सदस्यों के लिए कष्टदायी हो अथवा जिसमें आदर्श प्रतिमानों की अवहेलना हो। प्राथमिक संबंधों के कारण ही परिवार या मित्र समूह अपने सदस्यों के व्यवहार सरलता से नियंत्रित कर पाता है। व्यक्ति राज्य के कानूनों की अवहेलना कर सकता है, परंतु अपने प्राथमिक समूह के आदर्श नियमों को नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार प्राथमिक समूह अपने सदस्यों के आचार विचारों पर पूरा नियंत्रण रखता है।